Welcome students. Today we are starting a new chapter that is biological classification. Okay? देखिए जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है ह्यूमन सिविलाइजेशन तभी से हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया है और अपने इंस्टिंक्ट्स के बेस पर मतलब अपनी समझ के आधार पर और अपनी इच्छा के अनुसार हमने ऐसा किया है। साइंटिफिक तरीके नहीं थे उनको क्लासिफाई करने के स्टार्टिंग में, बट हम क्या करते थे कि उनको क्लासिफाई करने के लिए उनके यूज़ के बेसिस पर कि उनका क्या इस्तेमाल है, या अपने लिए अपने इस्तेमाल के लिए उनको क्लासिफाई करते थे। वो हमारे किस काम आते हैं या वो उनका क्या प्रयोग है हमारे लिए, है ना। हमारे खाने के लिए, हमारे रहन शेल्टर के लिए या हमारी क्लोथिंग के लिए उनका क्या प्रयोग है, ये सब चीज़ें देखते हुए हम उनको क्लासिफाई करते थे। ठीक है ना। तो इट वाज नॉट साइंटिफिक, इट वाज बेस्ड अपॉन द ह्यूमन यूज एंड एनिमल यूज। ठीक है। एरिस्टोटल ने साइंटिफिक तरीके से सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे कि उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में डिवाइड किया। उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में, है ना। जैसे वो एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड था और वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किया और ये सबसे पहला अटेम्प्ट माना जाएगा। आगे चल के कैरोलस लिनियस का नाम सभी ने सुना होगा। तो कैरोलस लिनियस जो थे उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने दो किंगडम्स प्रपोज किए, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स। अब सिंपल सी बात है, प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स रख दिए गए, प्लांट्स के साथ साथ बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स भी रख दिए गए थे प्लांटी में। एनिमल्स एनिमल किंगडम में रखे गए। लेकिन ये जो किंगडम था, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसने इसकी प्रॉब्लम क्या थी, इसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया। इसने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया। इसने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्टिंग्विश नहीं किया। तो ये सारी इसकी डिसएडवांटेजेस थी, लिमिटेशंस थी एक तरीके से। अब देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हमें डिवाइड करना हो ऑर्गेनिजम्स को तो हम आसानी से कर देते हैं, क्योंकि इन्हें देखना पहचानना आसान है। हम्म लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना तो प्लांट की कैटेगरी में आते हैं ना एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया गया था लेकिन आगे चल के इनएडिक्वेट हो गया वो, यानी वो अपर्याप्त हो गया। अब एक किसी नए क्लासिफिकेशन की नीड सामने आ गई। देखिए, मॉर्फोलॉजी के अलावा अगर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान से देखा जाए तब जाके क्लासिफिकेशन बेहतर तरीके से हो सकता है और इस चीज की नीड जो है वो समझी गई, महसूस की गई कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, अगर इन सबको ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। लिनियस के समय में या एरिस्टोटल के समय में जो क्लासिफिकेशन हो रहे थे वो बेसिकली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हो रहे थे, लेकिन ज़रूरत थी कि इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को चेंज किया जाए और दूसरी करेक्टरिस्टिक्स को भी इसके अंदर लाया जाए, जिन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने अभी आपके साथ बात की है। इसीलिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो चलाए जा रहे थे, उनके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए समय के साथ। जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया उनमें काफ़ी चेंजेस आते चले गए। अब प्लांट और एनिमल किंगडम तो आज भी मौजूद हैं, आज भी आपको ये देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ नए किंगडम्स भी आ गए हैं बिकॉज हमने जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका है उसको चेंज किया है। तो उस वजह से कुछ नए किंगडम्स भी इसमें इंक्लूड होते चले गए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया है।
तो उसका मतलब जैसे जैसे हमारी समझ चेंज होती चली गई, हमने किंगडम्स के नंबर को चेंज किया और क्लासिफिकेशन को और बेहतर तरीके से करते चले गए। आर एच विटाकर का नाम आप बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आर एच विटाकर हैं, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम था। 1969 में इन्होंने इसको प्रपोज किया था, और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स उसमें उन्होंने प्रपोज किए थे। अब जो क्राइटेरिया थे, किस बेसिस पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम्स प्रपोज किए, बनाए, तो वो क्राइटेरिया क्या थे? देखिए, सेल स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, यानी ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक मोड है, हेटरोट्रॉफिक मोड है तो उसमें भी कौन सा मोड है, इस तरह से रिप्रोडक्शन के पैटर्न्स क्या हैं, और इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, यानी जो उनके पूर्वज हैं वो आपस में जुड़े हैं कि नहीं, या उनका कॉमन एंसेस्टर तो नहीं है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप टेबल 2.1 देखें, तो टेबल 2.1 में आपको 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है इसको समझाया गया है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको करेक्टर्स बताए गए हैं जिनका यूज किया गया था फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे कि सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारे करेक्टर्स थे, और उसके बेसिस पर अलग अलग किंगडम्स को प्रपोज किया गया। अब याद रखने के लिए आप ध्यान रखना कि देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट किया गया है आसानी से। जो पहला किंगडम है, जो अपना किंगडम मोनेरा है, उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और बाकी किसी भी किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। तो ये एक याद रखने योग्य बात है। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा है, इनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर। और ये कैसे पता चलेगा आपको? आप इसमें नीचे देखेंगे तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों में, ठीक है ना? तो जो इनके पास सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, तो मतलब दोनों में हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है? सेल वॉल के बेसिस पर भी देखिए, सेल वॉल सेलुलोज की बनी है या नहीं, है ना, है भी या नहीं, उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, आपको पता ही है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में वो नहीं होती है, बाकी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए ये आपका क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी इंक्लूड किया गया है कि वेदर द मोड इज ऑटोट्रॉफिक, है ना, वेदर इट इज हेटरोट्रॉफिक। ओके, तो दिखाई दे रहा होगा फंगस में क्या हो रहा है, फंगस में केवल हेटरोट्रॉफिक मोड है, प्लांट्स में केवल ऑटोट्रॉफिक मोड है, एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक मोड है। क्लियर? तो ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। उसके बाद प्रोटिस्टा जो है, इसमें देखिए ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक बोथ। तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया था, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज़ करके अलग अलग काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया गया। आगे चल के 3 डोमेन सिस्टम भी आया, और इसमें कार्ल वूज का रोल था। तो इसमें क्या हुआ, आगे चल के किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना? और फाइनली हमने देखा कि जो यूकैरियोटिक किंगडम्स थे वो 3rd डोमेन में आ गए थे, ठीक है ना? फाइनली हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मिल गया था। तो इस तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है, और आप इनके बारे में, इनके और आगे चल के डिटेल्स में हायर क्लासेस में जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे तब आप पढ़ेंगे। आप जानकारी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ये जो सामने आपके टेबल है, इस टेबल का आप यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद हैकल का आ जाता है सेकंड नंबर पर, फिर चैटन ने 2 एम्पायर्स क्लासिफिकेशन दिया था, देन कोपलैंड का आ जाता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन 1956 में। तो उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मोनेरा,
प्रोटोक्टिस्टा, है ना। तो ये प्रोटिस्टा का ही एक यूज, मतलब एक तरीके से प्रोटिस्टा ही है। फिर प्लांटी एनिमेलिया। तो फंगस कब आया, फंजाई का किंगडम कब आया, विटाकर ने इसको इंक्लूड कर दिया, 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन दिया था तब। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। एंड देन कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ठीक है ना। एंड देन किंगडम प्रोटिस्टा, एंड देन फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, कार्ल वूज ने ही आगे चल के डोमेन बनाए। और वो 3 डोमेन्स क्या थे, देखिए डोमेन जो थे ये किंगडम से ऊपर थे। अगर हम टेक्सोनोमिक हायरार्की देखें तो ये किंगडम से ऊपर होते थे। तो जो हमारे ये 2 डोमेन्स हैं, एक बैक्टीरिया है और आर्किया है, ये एक्चुअल में किंगडम मोनेरा से ही आ गए हैं। और थर्ड डोमेन हो गया हमारा यूकैरिया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, बिकॉज जो हमारे प्रोटिस्ट होते हैं ये सारे के सारे यूकैरियोट होते हैं, तो वो भी यूकैरिया के अंदर आ जाएंगे। तो किंगडम मोनेरा से ही ये 2 किंगडम्स निकले हैं। आर्के बैक्टीरिया आर्किया में है, और बैक्टीरिया जो हैं जो नॉर्मल हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द डोमेन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर फिर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दोनों आ जाते हैं। तो ये आप टेबल यूज़ कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, और ये आपकी हेल्प करेगी। हैं इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कि इसके साथ जुड़े हुए जो इश्यूज हैं वो क्या हैं। देखिए इससे पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो थे, उन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, प्लांट्स, इन सब को इंक्लूड कर लिया था एक साथ। कहाँ पर, कौन से ग्रुप में, प्लांट्स के ग्रुप में। प्लांट किंगडम के अंदर ये सारे आ गए थे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ये सारे आ गए थे प्लांट किंगडम में। और क्यों आ गए थे, बिकॉज ये माना गया कि इन सब के पास सेल वॉल है, और सेल वॉल के कारण ही इन सबको प्लांट किंगडम में लगा दिया गया, है ना। लेकिन ऐसा करने से दिक्कत क्या हुई, ऐसा करने से दिक्कत ये हुई कि जो ग्रुप्स काफी डिफरेंट थे, एक दूसरे से वाइडली डिफर करते थे, वो भी एक साथ आ गए, है ना। तो क्या हुआ, जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है ना, वो, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो साइनोबैक्टीरिया है, ये किसके साथ आ गए, यूकैरियोटिक के साथ आ गए। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सारे के सारे एक साथ आ गए। तो देखिए टाइप ऑफ सेल तो अलग अलग हो गया ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये एक साथ आ गए प्लांट किंगडम में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। सेकंड थिंग देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी एक साथ आ गए, क्योंकि आपको पता है एल्गी जो होती है उसमें एल्गी के लेवल पर आएंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो एल्गी हो गई, या फिर आप आगे चलें, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। वहीं अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाएं या किंगडम मोनेरा में आ जाएं तो वहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट किंगडम में एक साथ आ गए। तो एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि नंबर ऑफ सेल्स का भी ध्यान नहीं रखा गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एल्गी के अंदर रख दिया गया, है ना। अब एल्गी के अंदर इनको रखना इनके साथ एक तरीके से अन्याय करना हो गया, है ना। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक ग्रुप एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। तो देखो जो फंजाई है, जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा था, फंजाई ये भी प्लांट किंगडम के अंदर आ गया था, क्लियर। अब इस क्लासिफिकेशन ने फंजाई को प्लांट्स के साथ रख दिया। तो देखो जरा, फंजाई का जो न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉफिक है, और प्लांट्स का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। तो ऐसा, अब ये भी एक मिसमैच हो गया ना। तो और एक और बात, अगर आप इनकी सेल वॉल कंपोजिशन देखें तो फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। तो सेल वॉल के लेवल पर भी अगर केमिकल कंपोजिशन देखी जाए तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो इस बेसिस से भी ये काफ़ी डिसिमिलर हो जाता है, तो ये भी ठीक नहीं था।
ऐसा देखते हुए आगे चल के फंजाई का एक अलग किंगडम बनाया गया, तो जिसको विटाकर ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड अंडर किंगडम मोनेरा एंड ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको दूर करने के लिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन से बेहतर बनाने के लिए फिर धीरे धीरे हम लोगों ने नए नए क्लासिफिकेशन सिस्टम्स डेवलप किए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा से क्या हुआ, अब किंगडम प्रोटिस्टा जब डेवलप हुआ तो उसमें क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला आ गए और पैरामीशियम, अमीबा ये भी आ गए, है ना। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जिनके पास यूकैरियोटिक सेल था और जो सिंगल सेल्ड थे, ठीक है ना। पैरामीशियम और अमीबा को पहले कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम में रखा गया था बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू मूव। बट अब ये किस में आ गए थे, किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए थे। वहीं क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि पहले एल्गी का पार्ट थे, अब वो प्रोटिस्टा का पार्ट हो गए थे। किस प्रॉपर्टी के कारण, बिकॉज दे वर यूकैरियोटिक एंड दे वर सिंगल सेल्ड। ओके, तो इसके कारण अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो पहले आइदर प्लांट और एनिमल किंगडम में थे वो अब एक डिफरेंट किंगडम में आ गए थे। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ इसलिए बिकॉज जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वह बदल गया, है ना। तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर टू, आगे चल के जो भविष्य है उसमें भी ऐसे चेंजेस आएंगे। और ऐसे चेंजेस क्यों आते हैं, बिकॉज हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है about the evolutionary relationships, about the characteristics of organisms, ये अंडरस्टैंडिंग लगातार हमारी चेंज हो रही है। तो समय के साथ ओवर टाइम अटेम्प्ट किए जा रहे हैं लगातार ह्यूमन बींग्स के द्वारा कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको इवॉल्व किया जाए, उसको बदला जाए, उसको और बेहतर किया जाए, जिसके अंदर जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो नया हम बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिजियोलॉजिकल यानी जो उनके जो सिस्टम्स हैं उससे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको, उनके रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ को और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन किया जाए। तो अब आगे चल के जो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आप किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और प्लांटी और एनिमेलिया के लिए अलग अलग चैप्टर्स बनाए गए हैं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, जो आप आगे चल के सेपरेटली पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग।